गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर आज होने वाला है चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो हमारा एनसीईआरटी क्लासिक चैप्टर नंबर 8 में हमें पढ़ना है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ये वाला चैप्टर है। इसके पहले चैप्टर इसका पहला जितना भी चैप्टर है, चैप्टर 7 तक पिछले वीडियोस में अपलोडेड है, जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं मेरे ऐप या मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो। और ये वाला जो चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी में आने के चांसेस बनते हैं और आते भी रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लासिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग देखेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर कैसे बना। तो पहले का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पहले कैसे कैसे शहर हुआ करते थे और व्यापार कैसे होता था। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुएं दी जाती थी। जैसे चावल लेना है तो उसके बदले कोई जानवर या कोई वस्तुएं दे दी जाती थी और उसके बदले व्यापार का आदान प्रदान होता था। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि सिक्कों का निर्माण हुआ और सिक्कों का प्रचलन बढ़ा, जिस व्यापार में प्रगति आई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो लोहे के औजार और खेती, सबसे पहले इस पे देखना है लोहे के औजार और खेती। लगभग 3000 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। तो लगभग 3000 साल पहले भारतीय महाद्वीप में लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। इसके पहले हमने पढ़ा था कि पत्थरों का उपयोग होता था औजार बनाने में, और पत्थरों के बाद लोहे का उपयोग होने लगा औजार बनाने में, धातुओं के बाद। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पत्थरों को नुकीला करके हथियार बनाए जाते थे। तो लोहे का उपयोग शुरू हो जाता है 3000 साल पहले। 2500 वर्ष पहले तक लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग होने लगा और 2500 वर्ष पहले तक लोहे का औजारों का व्यापक उपयोग शुरू हो गया। मुख्य औजार, तो लोहे से क्या क्या मुख्य औजार बनते थे? कुल्हाड़ी, हल, फाल, ये सब बनाए जाने लगे। कुल्हाड़ी जंगल को साफ करने के लिए और नए खेत को तैयार करने के लिए कुल्हाड़ी को बनाया जाने लगा, जिससे खेती में कृषि में सहायता मिली। लोहे का हल फाल बनाया गया, हल में लगाकर मिट्टी को गहराई तक जोता जाने लगा, फाल से, हल और फाल से। और दरांती, कुदाल, फसल काटने व भूमि तैयार करने के लिए कुदाल का उपयोग किया जाने लगा। तो ये जितने भी औजार बने लोहे का जब खोज हो जाता है, लोहे का जब आविष्कार होता है, पहले जब पत्थरों का उपयोग हो रहा था तो खेती उतनी अच्छी नहीं हो सकी थी, परंतु जैसे लोहे का आविष्कार होता है कृषि में हमें विकास देखने को मिलता है। इन औजारों से कृषि योग्य भूमि बढ़ी, उत्पादन क्षमता बढ़ी और स्थायी गांव बनने लगे। तो जैसे ही लोहे का उपयोग होता है कृषि योग्य भूमि बनाई जाने लगती है, स्थायी गांव बनने लगते हैं। पहले के लोग घुमंतु हुआ करते थे, इधर से उधर घूमते थे, तो अभी के लोग क्या होते हैं, स्थायी जगह पे रहने लगे एक स्थान पे। उसके बाद उत्पादन बढ़ाने के अन्य उपाय, उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैसे ही लोहे का उपयोग होता है तो और अन्य उपाय भी किए जाने लगते हैं। सिंचाई की व्यवस्था की जाने लगती है, खेतों में पानी देने के लिए स्थायी आपूर्ति सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। मुख्य साधन क्या क्या थे कि खेतों में पानी देने के लिए पानी को स्टोर किया जाने लगा। कुएं, निजी और सामूहिक कुएं जो है किसी एक के व्यक्ति के निजी मतलब प्रॉपर्टी भी होता था। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता था तो वो अपना एक कुआं खुदवा लेता था, या फिर एक कुआं गरीब लोगों के लिए सामूहिक कुआं होता था जिससे सभी लोग पानी ले सकते थे। तालाब, झीलें, वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब और झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाने लगा, कुएं खुदवाए जाने लगे। नहरें, नदियों के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नहरों की खुदाई शुरू हुई। बांध, पानी को रोकने या संग्रह करने के लिए, और एक जगह पे पानी को रोकने के लिए बांध भी लोग बनाना सीखने लगे थे, और बांध को बनाने से पानी एक जगह पे स्टोर होने लगा लंबे समय तक, और इससे सालों भर फसल उगाना संभव हुआ। तो इससे क्या होता है, सिंचाई की व्यवस्था जब हो जाती है तो सालों भर फसल उगाया जाने लगता है। कुएं खुदवाए जाते हैं, सामूहिक और निजी नहर की व्यवस्था की जाती है। एक जगह से दूसरी जगह पर पानी लाने के लिए बांध बनाया जाता है, पानी को स्टोर करने के लिए, और
तालाब और झीलें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद इससे जो है लोहे के औजार और सिंचाई की व्यवस्था से खेती कृषि में बहुत ही व्यापक हमें देखने को मिलता है, व्यापक प्रसार देखने को मिलता है और इसका बहुत ही लाभ होता है लोगों को। गांव का सामाजिक जीवन कैसा था? गांव में किसान के अलावा कई वर्ग रहते थे। तो गांव में किसान के अलावा बहुत सारे वर्ग रहते थे, कारीगर, बढ़ई, काश्तकार, व्यापारी वर्ग, बहुत सारे वर्ग रहते थे किसान के अलावा। तो उत्तर भारत में हम लोग देखेंगे भारत को दो भागों में बांटा गया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो ऊपर भारत का ऊपर वाला हिस्सा जो उत्तरी भारत कहलाता है उसमें गृहपति होते थे, जिसको छोटे भूमिधर जो होते थे उसको गृहपति कहा जाता। अच्छा, यहाँ पे उत्तर भारत में ग्राम भोजक, तो ग्राम भोजक क्या होता था? गांव का मुखिया होता था, सबसे बड़े भूमिधर। तो उत्तर भारत में ग्राम भोजक होता था, ग्राम भोजक जो कि गांव का मुखिया होता था। ग्राम भोजक हम लोग यहाँ पे देखेंगे उत्तर भारत में ग्राम भोजक गांव का मुखिया। तो यूपीएससी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ग्राम भोजक क्या था? तो गांव का मुखिया होता था, सबसे बड़ा भूमिधर, जिसके पास सबसे बड़ी भूमि होती थी वो ग्राम भोजक होता था। इसका कार्य क्या होता था? राजा के लिए कर वसूलना, न्याय, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। तो ग्राम भोजक बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वाला जो इंसान होता था वो ग्राम भोजक बनता था और उसका कार्य होता था राजा के लिए वो काम करता था, कर इकट्ठा करता था, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखता था, न्याय करता था। गृहपति छोटे भूमिधर, तो ग्राम भोजक बड़े भूमि वाले और गृहपति छोटे भूमि वाले जो होते थे उनको गृहपति कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर, दास दूसरों के खेतों में काम करते थे। और ये जो है क्या होते थे? भूमिहीन मजदूर होते थे और दूसरे के खेतों में काम करते थे। ये भूमिहीन मजदूर, दास। भूमिहीन मजदूर और दास कौन होते थे? गृहपति छोटे भूमिधर, ग्राम भोजक जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन, गृहपति जिसके पास कम जमीन, और भूमिहीन मजदूर और दास कौन होते थे? जो जिसके पास संपत्ति अपनी नहीं होती थी और जो दूसरे के खेतों में काम करते थे। कारीगर लोहार, बुनकर, कुम्हार, बढ़ई इत्यादि। और कारीगर कौन होते थे? लोहार, बुनकर, कुम्हार, बढ़ई इत्यादि। तो ये चार लोग देखने मिलते थे उत्तर भारत में। ग्राम भोजक सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला, और गृहपति छोटे भूमि वाले, और भूमिहीन जैसे मिडिल क्लास हो गया, मिडिल क्लास मतलब गृहपति, और भूमिहीन मजदूर, दास दूसरों के खेतों में काम करने वाले, और कारीगर लोहार, बुनकर, कुम्हार इत्यादि। ये सारे लोग किसान के अलावा पाए जाते थे। दक्षिण भारत में देखेंगे हम लोग तमिल क्षेत्र में वेलालर, बड़े जमींदार को वेलालर कहा जाता था। उझावर हल चलाने वाला किसान उझावर कहलाता था। नगर, और यहाँ पे हमें दो बात याद रखना है कि वेलालर क्या होता था? बड़े जमींदार, उझावर हल चलाने वाले किसान। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। उत्तर भारत में हमने देखा ग्राम भोजक, गृहपति, कारीगर, और दक्षिण भारत में वेलालर और उझावर। अब नगर कैसा था? तो बहुउद्देशीय केंद्र था, केवल व्यापार ही नहीं बल्कि धार्मिक, प्रशासनिक, शिल्प एवं मुद्रिक केंद्र। नगर जो थे वो बहुउद्देशीय केंद्र के थे, इसमें बहुत सारे कार्य होते थे। और मथुरा एक धार्मिक तीर्थस्थल था, मथुरा एक धार्मिक तीर्थस्थल था। केवल व्यापार ही नहीं बल्कि धार्मिक, प्रशासनिक, शिल्प एवं उद्योग का केंद्र भी हुआ करता था नगर। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंध था। व्यापारियों एवं शिल्पकारों का बड़ा समूह, मथुरा में बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित लोग रहते थे और यहाँ पे व्यापारियों एवं शिल्पकारों का बड़ा समूह पाया जाता था मथुरा में। शिल्प और शिल्पकार, कुम्हार, शिल्पकार, लोहार, बुनकर, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि ये अक्सर शिल्पकार वाले श्रेणी में हो पाए जाते थे। और इन अक्सर श्रेणियों में गिल्ड में संगठित होते। तो अक्सर ये जो शिल्पकार, लोहार, बुनकर, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, मूर्तिकार, जितने भी कलाकार थे, जितने भी कारीगर थे, वो एक श्रेणी में चलते थे जिन्हें गिल्ड कहा जाता था, श्रेणी गिल्ड कहा जाता था। श्रेणियां नगर के आर्थिक जीवन की रीढ़ थी और ये श्रेणियां जो थी वो नगर के आर्थिक जीवन की रीढ़ हुआ करती थी। नगर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इसका सबसे महत्वपूर्ण हाथ हुआ करता था। व्यापार, सिक्के व बाजार, तो सिक्कों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है आहत सिक्के। वैसे सिक्के जैसे पंच मार के बनाया जाता था, ठप्पा मार के बनाया जाता था, उसको आहत सिक्का कहा जाता था। तो आहत सिक्के इस तरह के होते थे जिसपे पंच मार्क मिलता था, ठप्पा मार के। आहत सिक्के, ये हमारा आहत सिक्का है, पंच मार्क सिक्का जिसे ठप्पा मार के बनाया जाता था। पत्थर पंच या ठप्पा, यहाँ पे पंच लिखा हुआ है, पंच या ठप्पा, ये पंच या ठप्पा था। पंच या ठप्पा चांदी के बने होते थे। ईसा के आरंभिक शताब्दी से प्रचलित है और प्रारंभिक मुद्रा प्रणाली
हमें देखने को मिलता है। ये प्रारंभिक मुद्रा प्रणाली थी, चांदी के बने होते थे। आहत क्योंकि इसे मार के पीट के बनाया जाता था, ठप्पा करके बनाया जाता था, इसलिए इसको आहत सिक्का कहा जाता है। और ये कैसे दिखते थे इसको तो आप लोगों ने देखा ही। तो ये हमारा सिक्का हो गया। सिक्का के बारे में भी हमने देख लिया कि कैसे बनते थे। और अब हम देखेंगे अरिकामेडु। वर्तमान पांडिचेरी तमिलनाडु। अरिकामेडु एक क्षेत्र था जो कि अभी वर्तमान पांडिचेरी में है, तमिलनाडु में। काल लगभग 2200 से 1900 वर्ष पूर्व। महत्व समुद्र व्यापारिक केंद्र। अरिकामेडु का महत्व इसलिए था क्योंकि ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था और समुद्र के किनारे पड़ता था। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पे समुद्र द्वारा व्यापार करने का प्रमाण मिलता है और ये समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। खुर्दा में गोदाम, मिट्टी के बर्तन, मोतियों के कारखाने, विदेशी वस्तुएं मिली हैं। यह दर्शाता है कि भारत के तटीय नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े थे। तो अरिकामेडु वर्तमान पांडिचेरी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था। लगभग 2200 से 1900 वर्ष पूर्व इसके साक्ष्य मिले हैं और ये उस टाइम पीरियड का था, 2200 से 1900 वर्ष पूर्व टाइम का अरिकामेडु इसलिए भी महत्वपूर्ण था जो कि अभी तमिलनाडु पांडिचेरी वाले स्थान में है। इसलिए भी प्रसिद्ध था क्योंकि ये समुद्र के किनारे पाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह दर्शाती है कि उस टाइम में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता था। समुद्री व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से रोमन साम्राज्य तक वस्तुएं जाती थी। खुर्दा में गोदाम, मिट्टी के बर्तन, मोतियों के कारखाने, विदेशी वस्तुएं इत्यादि मिली हैं। यह दर्शाता है कि भारत के तटीय नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं और यह दर्शाता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय तट जो है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से होता था क्योंकि यह समुद्र के किनारे से था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग यहाँ से व्यापार करते थे। और मुख्य बातें इस चैप्टर से है, लोहे के औजारों से सिंचाई ने कृषि के उत्पादन को बढ़ाया। सिक्कों और समुद्र व्यापार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि एक गांव कैसे खुशहाल बना और वहाँ पे सबसे पहले लोहे का व्यवहार हुआ, फिर सिंचाई, उसके बाद मुख्य साधन हमने देखा उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग और शिल्प और शिल्पकार। फिर आहत सिक्कों का निर्माण होता है जिससे व्यापार में बहुत सारी सुविधाएं होती है। पहले के लोग सिक्कों से व्यापार नहीं करते थे, एक सामान के बदले दूसरी वस्तुओं को दिया करते थे, लेकिन सिक्कों के बन जाने से व्यापार में बहुत ज़्यादा हमें प्रगति देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे अरिकामेडु मतलब उस टाइम में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करते थे, भारत की सीमा के बाहर भी। तो ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया और इस चैप्टर को आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। एनसीईआरटी बुक तो अपने पास ज़रूर ही रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। अगर समझ आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है। तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।